गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम सी इंटर के लिए आईसीए के स्टडी मटेरियल से सैलरी वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। इसमें हमने पेज नंबर 19 तक पढ़ लिया था। अब हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। पेज नंबर 3.20 यानी पेज नंबर 20 पर अलाउंसेस आप पहले भी पढ़ चुके हैं। बेसिक सैलरी के अलावा कुछ कैश आपको एक्स्ट्रा देता है आपका एम्प्लॉयर, या तो आपकी पर्सनल एक्सपेंसेस को फुलफिल करने के लिए या आपके ऑफिशियल एक्सपेंसेस को फुलफिल करने के लिए आप उन्हें अलाउंसेस बोलते हैं। अलाउंसेस हमेशा मॉनेटरी फॉर्म में मिलेंगे। मॉनेटरी फॉर्म मतलब कैश में मिलेंगे। नॉन मॉनेटरी फॉर्म में जो अमाउंट जो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं उन्हें परक्यूजर्स बोलते हैं। जैसे रहने को मकान देना, आने जाने को लोग गाड़ी दे देना, ये सब परक्यूजर्स का पार्ट है। इन पे भी टैक्स लगेगा, वो आप अभी आगे सीखेंगे। अभी हम अलाउंसेस की बात करेंगे। तो बेसिक सैलरी के अलावा आपके ऑफिशियल एंड पर्सनल एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए एम्प्लॉयर आपको एक्स्ट्रा अमाउंट देता है, उसे आप अलाउंसेस बोलते हैं। आपको अब ये पढ़ना है कि अलाउंसेस किस लिमिट तक एग्जेम्प्ट होते हैं, कौन से अलाउंस पूरी तरह से माफ़ होते हैं, कौन से अलाउंस पार्टली एग्जेम्प्ट होते हैं, पार्टली मतलब थोड़े माफ़ हो जाते हैं और पार्टली टैक्सेबल हो जाते हैं, और कौन से अलाउंस फुली टैक्सेबल होते हैं। बेसिक सैलरी आप पहले ही पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। बेसिक सैलरी मतलब जो सैलरी पे स्केल से निकल के आती है। हर एम्प्लॉय को एक पे स्केल पे अपॉइंट किया जाता है, तो पे स्केल की हेल्प से जो सैलरी निकल के आती है अब उसे बेसिक सैलरी बोलते हैं। तो अलाउंसेस और मॉनेटरी पेमेंट्स, ये कैश में मिलने वाले पेमेंट्स हैं मेड बाय एम्प्लॉयर, जो कि एम्प्लॉयर पे करता है टू द एम्प्लॉय को फॉर मीटिंग स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर, कुछ पर्टिकुलर एक्सपेंसेस के लिए। वेदर पर्सनल, वो पर्सनल भी हो सकते हैं, और फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज़, या ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए भी दिए जाते हैं। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 अलाउंसेस इज टैक्सेबल। अलाउंसेस पे टैक्स लिया जाता है ऑन ड्यू बेसिस और रिसीव बेसिस विच एवर इज अर्लियर। वही सेक्शन 15 जो आपने पढ़ा था स्टार्टिंग में सैलरी वाले चैप्टर में, कि सैलरी किस बेसिस पे टैक्सेबल होती है। तो सैलरी ड्यू हो जाए, ड्यू मतलब मैंने काम कर दिया, पैसे नहीं मिले पर ड्यू हो चुकी है वो, या रिसिट हो जाए विच एवर इज अर्लियर, उस बेसिस पे टैक्स दिया जाता है सैलरी हेड में। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई कि अलाउंसेज या तो रिसिट ड्यू बेसिस पे, रिसिट बेसिस पे, विच एवर इज अर्लियर, उस बेसिस पे टैक्सेबल होते हैं। अब एक चार्ट दे रखा है, वैसे इन सारे अलाउंसेस की डिटेल आगे भी आएगी, पर हम इसमें भी पढ़ लेते हैं ताकि हमें थोड़ा बहुत रिवाइज हो जाए। अलाउंसेस को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। फुली टैक्सेबल अंडर बोथ रेजिम, टैक्स पे करने के 2 रेजिम हैं, 2 एरिया बनाए गए हैं टैक्स वालों ने। अभी आप जब पूरे 5 हेड क्लियर हो जाएंगे, डिडक्शन क्लियर हो जाएंगे, तो आप टैक्स निकालना भी सीखेंगे। उसमें आप एक तो होता है न्यू रेजिम, जिसे डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजिम बोला जाता है। न्यू रेजिम बोलने या डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजिम बोलने, इसमें आपको कम रेट से टैक्स देना होता है। टैक्स की रेट्स कम है पर आपको काफ़ी सारी डिडक्शन और एग्जेम्पशन नहीं मिलती हैं। और एक होता है ऑप्शनल टैक्स रेजिम या रेगुलर टैक्स रेजिम भी बोल सकते हैं आप इसको। ऑप्शनल टैक्स रेजिम बोल रहे हैं, या रेगुलर जो चला आ रहा था कई सालों से, रेगुलर टैक्स रेजिम भी बोलते हैं। इसमें आपको कुछ एग्जेम्पशंस मिलती है, डिडक्शन मिलती है, पर इसमें टैक्स की रेट ज़्यादा होती है। तो चॉइस होती है आपके पास। अभी आप आगे पढ़ेंगे टैक्स कैलकुलेट करना, कि आप दोनों में से कोई भी एक तरीके से टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। चॉइस है, कंपल्शन नहीं है। आप डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजिम भी यूज़ कर सकते हैं सेक्शन 115 BAC के अकॉर्डिंग। इसमें आपको कम रेट से टैक्स देना होता है, रेट्स कम है टैक्स की, पर आपको काफ़ी सारी डिडक्शन एग्जेम्पशन नहीं मिलती है। और ऑप्शनल टैक्स रेजिम बोलने या रेगुलर टैक्स रेजिम बोलने, उसमें टैक्स की रेट थोड़ी ज़्यादा होती है पर आपको काफ़ी सारी डिडक्शन और एग्जेम्पशन मिलती हैं। चॉइस आपके पास में होती है कि आप डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजिम चूज़ करना चाहते हैं, ऑप्शनल टैक्स रेजिम चूज़ करना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली एसएससी मतलब करदाता, टैक्स पेयर, वही टैक्स रेजिम चूज़ करेगा जिसमें टैक्स की लायबिलिटी कम आएगी। तो जब भी जब बाद में क्वेश्चन करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, एक बार ऑप्शनल टैक्स रेजिम से टैक्स निकालेंगे, एक बार डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजिम से टैक्स निकालेंगे। जब 5 हेड कवर हो जाएंगे, आपको डिडक्शन हो जाएगी, जब टैक्स लायबिलिटी निकालना आप सीखेंगे, तो जो ऑप्शन बेटर होगा एसएससी को हम वही सजेस्ट करते हैं। तो फुली टैक्सेबल है बोथ रेजिम, यानी आप कोई सा भी टैक्स पे ऑप्शन चुने, आपको ये सारे अलाउंसेस पे फुली टैक्स देना होगा। एंटरटेनमेंट अलाउंस, ये भी आप पढ़ेंगे क्या होता है। डीएनएस अलाउंस भी पढ़ेंगे, ओवर टाइम अलाउंस, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन में देता हूँ। एंटरटेनमेंट अलाउंस उन्हें मिलता है जनरली जहाँ पे पब्लिक डीलिंग ज़्यादा होती है। जैसे मान लीजिए आप पब्लिक डीलिंग करते हैं, आपके ऑफिस में क्लाइंट्स मिलने आते हैं, तो आपको उन्हें कॉफ़ी सर्व करना होता है। कई बार कई क्लाइंट्स जूस डिमांड करते हैं, कई क्लाइंट खाना भी डिमांड करते हैं। तो आप पर्सनल अमाउंट अपनी जेब से थोड़ी उन्हें खिलाएंगे, क्योंकि वो तो ऑफिशियल पर्पज़ के लिए मिलने आ रहे हैं। तो आप अपने एम्प्लॉयर से कुछ पैसे लेंगे ताकि आप लोगों को एंटरटेन कर सकें। जनरली हॉस्पिटलिटी से इंडस्ट्री में मिलता है, जहाँ पे पब्लिक डीलिंग का काम होता है। तो आपका मालिक आपको एक्स्ट्रा पैसे देता है सैलरी के अलावा, ताकि आप जो पब्लिक के लोग मिलने आ रहे हैं, जो क्लाइंट मिलने आ रहे हैं, आप उन्हें एंटरटेन कर सकें।
ये एंटरटेनमेंट अलाउंस होता है। अभी आप पढ़ेंगे अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो एक लिमिट तक उन्हें टैक्स डिडक्शन दी जाती है सैलरी हेड में, आगे पढ़ेंगे। अभी तो आप ये समझ लें कि फुली टैक्सेबल होता है, यानी जितने भी पैसे आपको मालिक देता है वो फुली आपकी सैलरी में ऐड किए जाते हैं। डीएनएस अलाउंस महंगाई भत्ता बोलते हैं इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में महंगाई भत्ता। डीएनएस अलाउंस मतलब बेसिक सैलरी जो आपकी पे स्केल की हेल्प से निकलती है, उसके अलावा आपको महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि महंगाई तेज़ी से बढ़ती है पर सैलरी उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ती, क्योंकि आपका एक पे स्केल होता है जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो आपका मालिक आपको एक्स्ट्रा पैसे देता है ताकि लिविंग स्टैंडर्ड्स को आप मेंटेन कर सकें, उसे डीएनएस अलाउंस बोलते हैं। इसे महंगाई भत्ता भी बोलते हैं इंग्लिश में। ओवर टाइम अलाउंस, तो नाम से पता चल रहा है कि आप कोई ओवर टाइम कर रहे हैं, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे दे रहा है आपका एम्प्लॉयर। फिक्स मेडिकल अलाउंस भी नाम से पता चल रहा है कि आपको इलाज करवाने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, फिक्स हैं, भले आप बीमार पड़े ना पड़े, तो ये अलाउंस पूरी तरह से टैक्सेबल होगा। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, कई बार महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ती है कि डीएनएस अलाउंस भी कम पड़ने लग जाता है, तो आपका मालिक आपको एक्स्ट्रा पैसे देता है टू मीट इंक्रीज कॉस्ट ऑफ लिविंग इन सिटी, क्योंकि जिस शहर में आप रह रहे हैं वहाँ पे महंगाई तेज़ी से बढ़ रही है। जैसे मेट्रो सिटीज़ हैं तो आप वहाँ पे रहेंगे तो आपको काफ़ी एक्सपेंसेस होगा, किराए का मकान लेना होगा, फिर राशन पानी महंगा होगा, तो इंक्रीज कॉस्ट ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए आपको एक अलाउंस दिया जाता है बेसिक सैलरी के अलावा, जिसे सिटी कंपनसेटरी अलाउंस बोलते हैं, शॉर्ट में से सीसीए भी बोलते हैं। इंट्रीम अलाउंस भी होता है। इंट्रीम अलाउंस मतलब आपका मालिक से कई बार प्रमोशन की डिमांड कर रहे थे कि आपका प्रमोशन कर दिया जाए, पर प्रमोशन वो नहीं करता था। फिर आपने एक दिन बोला मैं तो जॉब छोड़ के ही जाऊंगा, ऐसा तो नहीं चलेगा, मेरा प्रमोशन ही नहीं कर रहे, तो मालिक आपको क्या करता है 1 लाख रुपए पकड़ा देता है एक साथ कि ठीक है अभी तो तुम ये रखो, फिर हम डिसाइड करेंगे। तो आपको कुछ टाइम के लिए उसने राहत दे दी। इंट्रीम मतलब राहत देना, आपको आराम देना, इसे इंट्रीम अलाउंस बोलते हैं और ये फुली टैक्सेबल होता है। सर्वेंट अलाउंस, आपके घर पे नौकर रखने के लिए कुछ पैसे दे दिए, एक्स्ट्रा सर्वेंट अलाउंस हो गया। प्रोजेक्ट अलाउंस, कोई प्रोजेक्ट का चल रहा है उसके लिए आपको वहाँ पे भेजा जा रहा है तो प्रोजेक्ट अलाउंस दे दिया कंपनी ने कि उस प्रोजेक्ट को जब तक पूरा नहीं हो जाता आपको अलाउंसेस मिलेंगे, एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। टिफिन या लंच या डिनर अलाउंस, खाने के लिए पैसे दिए जा सकते हैं। एनी अदर कैश अलाउंस, कोई भी अलाउंस कैश में दिया जा सकता है। वार्डन अलाउंस होता है, जो वार्डन होते हैं हॉस्टल्स में रहते हैं उनको वार्डन अलाउंस मिलता है। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस होता है, ये जनरली उन्हें मिलता है जो ऐसी जगह पोस्टेड होते हैं जहाँ पे वो प्रैक्टिस नहीं करते, एक्स्ट्रा इनकम नहीं कमा पाते। जैसे मान लीजिए आप डॉक्टर हैं, किसी हॉस्पिटल को ज्वाइन करते हैं, वो रूरल एरिया में है हॉस्पिटल, वहाँ आप अपनी खुद की प्रैक्टिस क्लिनिक खोलेंगे तो इतनी चलेगी नहीं, इतनी इनकम नहीं होगी, तो आप वहाँ क्यों ज्वाइन करेंगे। तो आपको लालच देता है आपका मालिक कि हम सैलरी के अलावा आपको एक नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस भी देंगे, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, वहाँ खुद की क्लिनिक नहीं खोल सकते, इतने लोग नहीं आएंगे, तो इससे ये भी फुली टैक्सेबल होगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी फुली टैक्सेबल होगा, पर अभी आप पढ़ेंगे कि अगर जो एम्प्लॉय है वो डीफ है, डम्ब है या ऑर्थोपेडिकली चैलेंज है, हैंडीकैप्ड है, ठीक है, तो फिर उसको 3200 रुपये 3200 पर मंथ तक माफ़ हो जाएगा। बाकी केसेस में ट्रांसपोर्ट अलाउंस फुली टैक्सेबल होगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्यों दिया जाता है, ऑफिस से घर और घर से ऑफिस आने के लिए दिया जाता है। आपका मालिक आपको पैसे देता है, किराया देता है कैश में। तो अगर आप ऑर्थोपेडिकली चैलेंज हैं, डेफ है, डम्ब है, ठीक है, तो फिर आपको ये अलाउंसेस 3200 रुपये तक माफ़ होगा। ये सब आगे पढ़ेंगे लिमिट आप। नेक्स्ट, अलाउंसेस फुली टैक्सेबल अंडर डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजिम। डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजिम मतलब न्यू टैक्स रेजिम अगर आप लेते हैं जिसमें कम रेट से टैक्स देना है, तब तो ये अलाउंसेस जो आप पढ़ने जा रहे हैं फुली टैक्सेबल होंगे। पर अगर आप रेगुलर टैक्स रेजिम लेते हैं या ऑप्शनल टैक्स रेजिम लेते हैं तो पार्टली एग्जाम्प्ट होंगे, यानी थोड़े माफ़ हो जाएंगे, थोड़े पे आपको टैक्स देना होगा। हाउस रेंट अलाउंस, HRA बोलते हैं, आपको मकान का किराया देने के लिए आपके मालिक पैसा देता है तो उसे हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं। अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 13 है, अभी आप पढ़ेंगे ये कितना माफ़ होता है। स्पेशल अलाउंसेस होते हैं कुछ जो आपको अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए दिए जाते हैं या पर्सनल एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए दिए जाते हैं। एक्सेप्ट मतलब ये जो अलाउंसेस हैं ये तो फुली एग्जेम्प्ट होते हैं, जो आप पढ़ेंगे अभी आगे। ट्रैवलिंग अलाउंस एग्जेम्प्ट होता है। ट्रैवलिंग अलाउंस मतलब आपका ट्रांसफ़र हो गया एक शहर से दूसरे शहर या ऑफिशियल पर्पज़ के लिए आप एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, टूर पे जाते हैं, तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, तो ये एग्जेम्प्ट होता है। एक्सेप्ट अभी आप कंडीशन आगे पढ़ेंगे कि अगर आप खर्च कर देते हैं ऑफिशियल पर्पज़ के लिए तो एग्जेम्प्ट होगा, अगर इसमें से कुछ बचा लेंगे ट्रैवलिंग अलाउंस में से तो टैक्स देना होगा। जैसे मान लीजिए आपको 1000 रुपीज़ मिले और आपने 800 ही स्पेंड की, खर्च की, तो 200 टैक्सेबल हो जाएंगे। और अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम एज्यूम करते हैं कि आपने पूरा ऑफिशियल पर्पज़ के लिए खर्च कर दिया। वैसे आप डिटेल इन सारी चीज़ों की डिटेल आगे पढ़ेंगे, पर यहाँ पढ़ाने से कि आपको एक बार थोड़ा रफली आइडिया मिल जाए इन चीज़ों का। कन्वेंस अलाउंस, डेली अलाउंस जनरली ट्रांसपोर्ट कंपनी में जो काम करते हैं, जो ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उन्हें मिलता है। जैसे ट्रक ड्राइवर हैं आप,
आपका काम है गाड़ी को ट्रांसपोर्ट के सामान को इधर से उधर ले जाना, तो आप दूसरे शहरों तक जाते हैं, दूर दूर तक ट्रैवल करते हैं, तो आपको खाने पीने के लिए, आपकी डे टू डे चीज़ों को मेंटेन करने के लिए आपका जो मालिक है वो डेली अलाउंस के नाम से आपको पैसे दे सकता है। तो अगर आप ये सच में खर्च कर देते हैं तब तो नहीं लगेगा टैक्स, पर इसमें से कुछ बचा लेते हैं तो टैक्स लगेगा। कन्वेंस अलाउंस सेम शहर है, आपको एक ही शहर में किसी ऑफिस के काम से एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आपको कन्वेंस अलाउंस दिया जा सकता है। तो ये भी अगर आप खर्च कर देते हैं ऑफिशियल पर्पज़ के लिए तो एग्जेम्प्ट होगा, अगर आप कुछ बचा लेंगे तो टैक्स लगेगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है सर कुछ बचा लेंगे तो कैसे पता चलेगा? मान लीजिए सर मुझे तो 10,000 रुपये दिए मेरे मालिक ने और मैंने 8,000 रुपये खर्च कर दिए, 2,000 रुपये बचा लिए, तो क्या मुझे पता है कि ये टैक्स लगेगा तो मैं बताऊंगा ही क्यों? ऑब्वियसली आप नहीं बताएंगे, आप छुपा लेंगे। आपको प्रूफ देना होगा कि आपने सच में खर्च किया या नहीं किया, आपके पास प्रूफ होना चाहिए ना। कल को टैक्स वाले आपको नोटिस भेजते कि बताइए जो पैसे आपको मिले सच में आपने खर्च किए नहीं खर्च किए, तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आपके पास टिकट होना चाहिए, आपके पास ऑनलाइन पेमेंट की डिटेल होनी चाहिए। अगर आपके पास डिटेल है तब तो मान लेंगे कि आपने सच में वो खर्चा किया, अदरवाइज वो इग्नोर आपसे टैक्स चार्ज किया जाएगा इस पर। और जब भी हम टैक्स पढ़ते हैं हम यही मानेंगे कि सब राजा हरिश्चंद्र की औलादे हैं, यानी सब ईमानदार हैं। अगर आपके मन में इफ़ आता जाएगा कि सर हम ये नहीं बताएं तो फिर टैक्स पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। जैसे सपोज़ आप घर पे शाम को ट्यूशन भी पढ़ाते हैं 2 घंटे पार्ट टाइम, आपके घर बच्चे आते हैं और आप घर में इनके 30-40 हज़ार कमा लेते हैं, तो जब तक आप टैक्स वालों को बताओगे नहीं, उन्हें सपना थोड़ी आ रहा है, वो हर घर जाके तो देख नहीं सकते कि कौन एक्स्ट्रा इनकम कमा रहा है। तो ईमानदारी से टैक्स वाले आपसे उम्मीद करते हैं कि आप ईमानदारी से सारी डिटेल देंगे कि मेरी सैलरी से इनकम है, ये मेरा पार्ट टाइम बिजनेस है, ये मैंने एसेट बेच के कमाया, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जब भी आप टैक्स पढ़ेंगे ये आप हमेशा उम्मीद करेंगे, अपने माइंड में हमेशा क्लियर करके चलेंगे कि असेसी जो है, जो टैक्स पेयर है, जो करदाता है, वो टैक्स वालों को सारी डिटेल देगा, वो सही बताएगा। अगर आपके माइंड में इफ़ आता जाएगा कि नहीं सर हम तो छुपा लेंगे, तो फिर टैक्स पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। पढ़ते समय यही अज्यूम किया जाएगा कि जो असेसी है वो सारी डिटेल देगा टैक्स वालों को। हाँ, अगर टैक्स वालों को डाउट होता है तभी तो वो रेट डालते हैं, छापे मारते हैं, आप सुनते हैं कई बार टीवी न्यूज़ में पढ़ते हैं, और कई बार वो नोटिस भेजते हैं आपसे क्लैरिफिकेशन के लिए। ट्रांसपोर्ट अलाउंस अभी पढ़ाया था आपको। ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू ब्लाइंड है, अगर कोई डेफ है एंड डम है, ऑर्थोपेडिकली चैलेंज है, हैंडीकैप एम्प्लॉय है, तो अभी आप पढ़ेंगे 3200 पर मंथ तक एग्जेम्प्ट होगा, अगर उससे ज़्यादा मिलेगा तो टैक्सेबल होगा। तो द एक्सेप्शन इन ए और डी, जो एक्सेप्शन पढ़े अपने ए और डी से, अबव आर पार्टी एग्जाम अंडर बोथ टैक्स रेजिम। ये पार्टी एग्जाम्प्ट होते हैं अलाउंस। पार्टी मतलब अगर आप ये वाला तो 3200 तक एग्जाम्प्ट होता है, और ये 3 अलाउंस अभी आप आगे पढ़ेंगे, ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस। अगर जितना आपको मिला, अगर आप उसमें से कुछ बचा लेते हैं तो टैक्स लगेगा। अगर तीनों जो अलाउंसेस आपको मिले, ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, अगर आप ये ऑफिशियल पर्पज़ के लिए खर्च कर देते हैं तो कोई टैक्स आपको नहीं देना होगा। थर्ड कैटेगरी है फुली एग्जेम्प्ट ओनली अंडर द ऑप्शनल टैक्स रेजिम। ऑप्शनल मतलब जो रेगुलर टैक्स रेजिम है, जो जिसमें आपको ज़्यादा रेट से टैक्स देना होता है, अगर आप ये चुनते हैं ऑप्शन टैक्स का तो आपको ये अलाउंसेस एग्जेम्प्ट होंगे, फुली एग्जेम्प्ट होंगे। अलाउंसेस टू हाई कोर्ट जज, हाई कोर्ट अगर समझते हैं, अगर आप हाई कोर्ट के जज हैं तो फिर जो भी अलाउंसेस आपको मिलेंगे वो फुली एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। हाई कोर्ट की बात की जा रही है, सेशन कोर्ट नहीं। एक तो होता है सेशन कोर्ट जो आपका डिस्ट्रिक्ट में होता है, सेशन कोर्ट, सेशन कोर्ट के बाद हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट होता है। तो हाई कोर्ट के जजेस को जो भी अलाउंसेस मिलते हैं वो एग्जेम्प्ट किए गए हैं। सैलरी एंड अलाउंसेस पेड बाय द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप यूएनओ के ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वर्ल्ड बैंक हो गया, यूनिसेफ हो गया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस में काम करते हैं, तो जो भी अलाउंसेस आपको मिलते हैं वहाँ से वो फुली एग्जेम्प्ट होते हैं। फिर है सम्चुअरी अलाउंसेस ग्रांटेड टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जज। सम्चुअरी मतलब पर्सनल एक्सपेंसेस को बेयर करने के कुछ अलाउंस दिया जाता है, जिसे सम्चुअरी अलाउंसेस आप बोलते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को तो ये एग्जेम्प्ट होता है। अब देखिए लॉ की लैंग्वेज थोड़ी सी ट्रिकी होती है पढ़ते समय, तो मैं पढ़ देता हूँ। वैसे मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में भी समझा सकता हूँ, पर इसको पढ़ने से ज़रूरी है ताकि आपके लॉ की कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपको लॉ पढ़ना आ जाए। नोट, इन केस ऑफ 1 एंड 3, जो आपने फर्स्ट पॉइंट अभी पढ़ा था यहाँ पे कि जो हाई कोर्ट के जजेस को जो भी अलाउंसेस मिलते हैं वो फुली एग्जेम्प्ट होते हैं, उन पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। और थर्ड पॉइंट क्या था, जो सम्चुअरी अलाउंसेस मिलता है, जो पर्सनल एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए जो भी अलाउंसेस मिलता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, इस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो ये 2 पॉइंट्स के लिए क्या बोल रहा है, अब द रिस्पेक्टिव एक्ट प्रोवाइड फॉर सच एग्जेम्पशन। रिस्पेक्टिव एक्ट मतलब ये इनकम टैक्स वाले नहीं प्रोवाइड कर रही है एग्जेम्पशन, जो इनका जजेस का पर्सनल जो एक्ट बना हुआ है, जो जजेस पे अप्लाई होता है, दूसरा एक्ट वो एग्जेम्प्ट कर रहा है कि एक जजेस के लिए एक्ट बना हुआ है 1954 का, इन्हें स्पेशल
फैसिलिटीज जाती है। जज एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है, तो अगर आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज हैं तो एज ए रिस्पेक्ट आपको एक कुछ एग्जेम्पशन दी जाती है उस एक्ट के अकॉर्डिंग, 1954 प्रिविलेजेस एक्ट के अकॉर्डिंग। तो वो एक्ट तो हमें नहीं पढ़ना, वो हमारे कोर्स में नहीं है, पर हमें बस इतना समझना कि उस एक्ट में लिखा हुआ है कि जो अलाउंसेस दिए जाएंगे और हाई कोर्ट के जजेस को, जो समचुरी अलाउंसेस दिए जाएंगे पर्सनल एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, उन पे किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। यानी ये दो जो इनकम टैक्स में नहीं लिखा हुआ है इनके बारे में, उस एक्ट में लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन होता है सर उस एक्ट में लिखा हुआ है तो इनकम टैक्स वाले क्यों फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि एक लाइन लिखी गई है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द इनकम टैक्स एक्ट, यानी जब भी लाइन आ जाए नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन, कॉमा से पहले वाली चीज़ प्रिवेल कर जाती है, यानी उस एक्ट में एग्जेम्पशन दी गई है तो वो चीज़ मानी जाएगी, ना कि इनकम टैक्स वाली, क्योंकि वो एक्ट प्रिवेल कर जाएगा इनकम टैक्स में। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन, भले ही कुछ भी लिखा हो, मैं हिंदी बोल देता हूँ, भले ही कुछ भी लिखा हो इनकम टैक्स एक्ट में, तो जो कॉमन से पहले क्या आपने पढ़ा कि उस एक्ट में जो 1954 के एग्जेम्पशन एक्ट में ये छूट दी गई है जजेस को, तो ये अलाउंसेस उनके लिए माफ़ हो जाएंगे। यानी इनकम टैक्स में तो ऐसी कोई प्रोविज़न नहीं है, पर उस एक्ट में ऐसा प्रोविज़न है और उस एक्ट में ऐसा लिखा हुआ है कि भले इनकम टैक्स में कुछ भी लिखा हो, ये अलाउंसेस जजेस के लिए माफ़ होंगे तो माफ़ किए जाएंगे। ठीक है, यानी दो एक्ट देखिए आपस में क्लैश हो रहे हैं। इनकम टैक्स एक्ट बोल रहा है टैक्सेबल होंगे अलाउंसेस, कोई जो ये अलाउंसेस आपने पढ़े ये अलाउंसेस फुली टैक्सेबल होते हैं, राइट। पर यहाँ पे बोल रहा है कि कोई भी अलाउंसेस मिलता है अगर हाई कोर्ट के जजेस को तो वो तो एग्जेम्प्ट होगा। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है कि आप कह रहे हो मान लीजिए कोई अलाउंस मिल रहा है हाई कोर्ट के, जो कोई भी अलाउंस मान लीजिए जो आपने पढ़ा अभी सर्वेंट अलाउंस मिल रहा है, राइट, तो वो तो टैक्सेबल होगा। सर अभी आपने पढ़ा है कि जो ये अलाउंसेस तो फुली टैक्सेबल है, पर यहाँ केवल अलाउंस वर्ड लिखा है, कोई पर्टिकुलर अलाउंस नहीं, कोई भी अलाउंस मिलता है हाई कोर्ट के जजेस को तो फुली एग्जेम्प्ट होगा, उनके एक्ट में ऐसा लिखा हुआ है। तभी ये लाइन डालनी पड़ी कि एनीथिंग नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन, भले ही कुछ भी लिखा हो इनकम टैक्स में, यही चीज़ प्रिवेल करेगी, यानी अलाउंसेस जजेस के लिए एग्जेम्प्ट होगी। और ये जो सेकंड पॉइंट है इसके लिए इनकम टैक्स में लिखा हुआ है कि यूएनओ से आपको कोई मिलता है अलाउंसेस, वो एग्जेम्प्ट होता है। आगे देखिए पढ़ इनके सेकंड एग्जेम्पशन इज प्रोवाइडेड अंडर द रिस्पेक्टिव एक्ट, यानी इनकम टैक्स में ही एक्ट में एग्जेम्पशन दी गई है कि अगर यूनाइटेड नेशन के किसी ऑर्गेनाइजेशन से आपको कोई अलाउंस मिलता है तो फुली एग्जेम्प्ट होता है। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्रेरी कंटेन एनी अदर लॉ, भले किसी दूसरे एक्ट में कुछ भी लिखा हो, कॉन्ट्री मतलब अगेंस्ट जा रहा है, ये दूसरा एक्ट तो बोल रहा है कि यूएनओ से जो अलाउंसेस मिलेंगे वो टैक्सेबल होंगे, पर इनकम टैक्स बोल रहा है एग्जेम्प्ट होंगे, तो भले ही दूसरे एक्ट में कुछ भी लिखा हो, कॉमन से पहले वाली चीज़ प्रिवेल करेगी, यानी एग्जेम्पशन दी जाएगी। आई होप आपको ये लॉ की ट्रिकी लैंग्वेज समझ में आई होगी। जब भी नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन लिखा जाए इट मीन्स वो चीज़ प्रिवेल कर जाएगी जिसके बारे में वो पॉइंट आगे कहना चाह रहा है। फुली एग्जेम्प्ट अंडर बोथ टैक्स रेजिम, ये अलाउंसेस फुली एग्जेम्प्ट हो गए, स्टार्टिंग में भी आया था। अलाउंसेस ग्रांटेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय आउटसाइड इंडिया सेक्शन 10 सबसेक्शन 7, अगर आप सरकार के बिहाफ पे इंडिया से बाहर जाते हैं, कई बार ट्रेनिंग सेशन होते हैं तो गवर्नमेंट आपको इंडिया से बाहर ट्रेनिंग के लिए भेजती है, किसी काम के लिए भेजती है, या एम्बेसी होती है, जैसे अमेरिका में इंडियन एम्बेसी है, उसमें काम करते हैं, तो जो भी अलाउंसेस मिलते हैं वहाँ पर आपको किसी भी नाम से मिलते हैं वो एग्जेम्प्ट होते हैं। अगर आप इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पर, इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पर, चाहे राज्य सरकार हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उसके बिहाफ पे इंडिया से बाहर जाते हैं, तो जो भी अलाउंसेस आपको मिलते हैं वहाँ पे उस देश में इन भारत सरकार के या स्टेट्स गवर्नमेंट के तरफ से वो फुली एग्जेम्प्ट होते हैं। अब इन अलाउंसेस को हमें डिटेल में समझना है। अलाउंसेस विच आर फुली टैक्सेबल अंडर बोथ टैक्स रेजिम, तो ये अलाउंसेस फुली टैक्सेबल होते हैं। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस अभी बताया था कि जब महंगाई तेजी से बढ़ती है तो आपका मालिक आपको एक्स्ट्रा पैसे देता है उस महंगाई के अकॉर्डिंग अपने लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए, जिसे आप सिटी कंपनसेटरी अलाउंस बोलते हैं। सिटी मतलब शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता भी बोलते हैं इसे हिंदी में, शहरी क्षतिपूर्ति कंपनसेट करना, क्षतिपूर्ति अलाउंसेस। सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस नॉर्मली इंटेंडेड मतलब दिया जाता है टू कंपनसेट द एम्प्लॉयज़ फॉर द हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग इन सिटीज़, क्योंकि उन शहरों में रहना महंगा है, इसको आपको खर्चा ज़्यादा होता है, इसलिए आपको पैसा दिया जाता है। इट इज़ टैक्सेबल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, ये फुली टैक्सेबल होगा इर्रिस्पेक्टिव होता है, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वेदर इट इज़ गिवन एज ए कंपनसेशन फॉर परफॉर्मिंग इज ड्यूटीज़ इन अ पर्टिकुलर प्लेस, आपको एक पर्टिकुलर प्लेस पे परफॉर्म करने के लिए दिया जाता है, अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेज में दिया जा रहा है। स्पेशल सर्कमस्टेंस मतलब महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, इससे आपको पैसे दिए जा रहे हैं, स्पेशल सर्कमस्टेंसेज में दिया जा रहा है। या किसी पर्टिकुलर जगह आपकी पोस्टिंग हो रही है, जैसे बेंगलोर भेज दिया या मुंबई भेज दिया, वो शहर महंगे हैं, वहाँ पे जाने के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे दिए जा रहे हैं, मतलब इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि किस वजह से ये दिया जा रहा है। इसलिए ये लाइन ये कहना चाहिए सिटी कंपनसेटरी अलाउंस फुली टैक्सेबल होता है।
एंटरटेनमेंट अलाउंस अभी पढ़ाया था। दिस अलाउंस इज गिवन टू एम्प्लॉय टू मीट मतलब फुलफिल करना, पूरा करना, टू मीट द एक्सपेंसेस टुवर्ड हॉस्पिटलिटी। हॉस्पिटल मतलब जो हॉस्पिटलिटी सेक्टर होता है, जैसे होटल हो गया, हॉस्पिटल हो गया एक्सेट्रा, इन रिसीविंग कस्टमर एक्सेट्रा। द एक्ट गिव अ डिडक्शन। अभी आप पढ़ेंगे अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो जब पूरी सैलरी हेड का टोटल आ जाएगा तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को छूट मिलेगी, कितनी मिलेगी आप आगे पढ़ेंगे। टुवर्ड्स एंटरटेनमेंट अलाउंस ओनली टू अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है इन केस ही एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से शिफ्ट आउट होते हैं, मतलब आप रेगुलर टैक्स रेजिम में टैक्स देते हैं, ज़्यादा रेट से इनकम टैक्स देते हैं एज कम्पेयर टू डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से, तो फिर आपको ये छूट मिलती है, कितनी मिलती है हम आगे पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट अलाउंस अभी आपने पढ़ा था, ट्रांसपोर्ट अलाउंस फुली टैक्सेबल होगा। हाँ, अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो 3200 पर मंथ तक एग्जेम्प्ट हो जाएगा, यानी अगर 3200 रुपीज़ तक मिल रहा है तो टैक्स बच जाएगा, उससे ज़्यादा मिल रहा है तो टैक्सेबल होगा। जैसे 4000 रुपीज़ मिल रहे हैं तो 3200 रुपीज़ लेस हो जाएंगे, 800 पे आपको टैक्स देना होगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस ग्रांटेड दिया गया है टू एन एम्प्लॉय टू मीट मतलब फुलफिल करना, पूरा करना, टू मीट हिज एक्सपेंडिचर फॉर द पर्पज ऑफ कम्यूटिंग मतलब आना जाना, बिटवीन द प्लेस ऑफ हिज रेजिडेंस एंड द प्लेस ऑफ हिज ड्यूटी इज फुली टैक्सेबल। आपको घर से आने के लिए और घर ऑफिस से घर जाने के लिए अलाउंसेस दिया जा रहा है, ये फुली टैक्सेबल होता है। हाउएवर इन केस ऑफ ब्लाइंड, डेफ एंड डम्ब, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप, अगर हैंडीकैप्ड हैं आप, एम्प्लॉई एग्जेम्पशन मिल जाएगी अप टू ₹3200 पर मंथ तक। क्वेश्चन खुद ही बता देगा कि वो ब्लाइंड है, डेफ एंड डम्ब है, ऑर्थोपेडिकली चैलेंज है, तो एग्जेम्पशन दी जाएगी, आपको छूट दी जाएगी 3200 पर मंथ तक। इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 क्लॉज सेकंड, रीड विद टू 2BB के अकॉर्डिंग। दिस एक्सेप्शन वुड बी अवेलेबल इन बोथ टैक्स रेजिम। चाहे आप कोई सा भी टैक्स का पेमेंट का ऑप्शन चुनते हैं, चाहे रेगुलर टैक्स रेजिम चुनते हैं, चाहे डिफॉल्ट टैक्स रेजिम चुनते हैं, आपको दोनों केस में 32 रुपये की छूट मिलेगी। नेक्स्ट हेडिंग है अलाउंसेज विच आर पार्शली मतलब थोड़े माफ़ हो जाएंगे, थोड़े पे टैक्स देना होगा। अलाउंसेज विच आर पार्शली एग्जेम्प्ट, माफ़ हो जाएंगे थोड़े बहुत, अंडर द ऑप्शनल टैक्स रेजिम। ऑप्शनल टैक्स रेजिम बोल रहे हैं, रेगुलर टैक्स रेजिम बोल रहे हैं, जिसमें टैक्स की रेट ज़्यादा है। अलाउंसेज विच आर फुली टैक्सेबल डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। अब पर अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रेजिम चुनेंगे, यानी कम रेट से इनकम टैक्स देने का ऑप्शन चुनेंगे, तो फिर आपको टैक्स देना होगा। पर अगर आप ऑप्शनल टैक्स रेजिम चुनते हैं या रेगुलर टैक्स रेजिम चुनते हैं, तो आपको एक लिमिट तक ये अलाउंस माफ़ हो जाएगा। कितना माफ़ होगा वो हम पढ़ते हैं। हाउस रेंट अलाउंस शॉर्ट में से HRA बोलते हैं। हाउस रेंट अलाउंस किराया पेमेंट करने के लिए आपका मालिक आपको पैसे देता है एक्स्ट्रा सैलरी के अलावा। सेक्शन 10 सबसेक्शन 13 HRA हाउस रेंट अलाउंस इज अ स्पेशल अलाउंस है, स्पेसिफिकली ग्रांटेड, ये दिया जाता है टू एन एम्प्लॉय, उस एम्प्लॉय को बाय हिज एम्प्लॉयर के द्वारा टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ रेंट फॉर रेजिडेंस ऑफ द एम्प्लॉय, ताकि एम्प्लॉय अपने घर का किराया चुका सके। HRA ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय इज एग्जेम्प्ट, ये माफ़ हो जाता है टू द एक्सटेंट ऑफ लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से जो भी कम हो। अभी आप पढ़ेंगे 3 पॉइंट आएंगे, 3 केसेस आएंगे, उन तीन अमाउंट कंपैरिजन के लिए 3 अमाउंट लिए जाएंगे, उन तीनों में से जो कम होगा वो माफ़ हो जाएगा। इन केस ऑफ ऐसी एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। शिफ्टिंग आउट, आप डिफॉल्ट टैक्स रेजिम के दायरे से बाहर आ रहे हैं, यानी आप नॉर्मल टैक्स रेजिम या ऑप्शनल टैक्स रेजिम के तौर पे टैक्स दे रहे हैं, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम के तौर पे टैक्स देंगे, कम रेट से टैक्स देंगे एज पर सेक्शन 115 BAC के अकॉर्डिंग। सब सेक्शन 1 तब तो आपको कोई छूट नहीं मिलेगी, तब तो HRA फुली टैक्सेबल होगा। पर आप नॉर्मल टैक्स रेजिम चूज़ कर रहे हैं, ऑप्शनल टैक्स रेजिम चूज़ कर रहे हैं, तो आपको छूट दी जाएगी HRA की इन तीनों में से जो भी कम हो, विच इज लेस फ्रॉम द फॉलोइंग। अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, तो इन तीनों में से जो भी कम होगा अमाउंट वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, माफ़ हो जाएगा, और उससे ज़्यादा मिला है तो टैक्स लगेगा। पहला पॉइंट है HRA एक्चुअली रिसीव फॉर द रेलेवेंट पीरियड, मतलब जितना भी आपको हाउस रेंट अलाउंस मिला वो। दूसरा है फॉर्मूला है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी फॉर द रेलेवेंट पीरियड। अब यहाँ 10% कौन सी सैलरी का लेना है अभी आप पढ़ेंगे। 50% ऑफ सैलरी फॉर द रेलेवेंट पीरियड, अगर आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में रहते हैं तो आपकी सैलरी का 50% लिया जाएगा। विच एवरेज लेस, इन तीनों में से जो भी कम आएगा वो अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा। पहला पॉइंट था एक्चुअल अमाउंट रिसीव, शॉर्ट में आप बोल सकते हैं एक्चुअल अमाउंट रिसीव। दूसरा था रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तीसरा था 50% ऑफ द रेलेवेंट सैलरी। ठीक है, अब यहाँ सैलरी का मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। सैलरी में टैक्स वाले ने बोला 3 चीज़ों का टोटल लिया जाएगा। अगर आपको तीनों चीज़ें मिलती हैं तब तो तीनों का टोटल लिया जाएगा, अगर 2 या 1 मिलती है तो 1, उसी का टोटल लिया जाएगा। एक तो बेसिक सैलरी दी जाएगी सबसे पहले सैलरी में। बेसिक सैलरी आप समझते हैं, जो पे स्केल की हेल्प से कैलकुलेट होती है, लास्ट क्लास में आपको बताया था, उसे बेसिक सैलरी बोलते हैं, मूल वेतन बोलते हैं। तो एक तो बेसिक सैलरी ली जाएगी, प्लस एक डियरनेस अलाउंस भी पढ़ा आपने, डियरनेस अलाउंस दिया जाएगा, महंगाई भत्ता। पर डियरनेस अलाउंस तभी दिया जाएगा
जैसे आपको बहुत सारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं, अभी आप पढ़ेंगे पेंशन मिलती है, ग्रेचुटी मिलती है, लीव इनकेशमेंट मिलती है, तो डीएनएस अलाउंस उनकी कैलकुलेशन में ऐड हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी है 1,00,000 रुपये, ठीक है, आपको 10,000 रुपये डीएनएस अलाउंस मिल रहा है। अब पीएफ में पैसा कंट्रीब्यूट करना होता है, आपने पढ़ा था पीएफ प्रोविडेंट फंड एक फ्यूचर सेविंग है, इसमें थोड़ा आपको जमा कराना होता है, थोड़ा आपके मालिक को जमा कराना होता है। आपका मालिक ये बोल रहा है कि मैं 10% कॉन्ट्री करूंगा आपकी सैलरी का। अब वो क्या कर रहा है, आपकी बेसिक सैलरी और डीए का टोटल ले रहा है पहले, और फिर इसका 10% पीएफ अकाउंट में जमा करा रहा है 11,000 रुपये, 11,000। तो वो डीएनएस अलाउंस को बेस मान रहा है, डीएनएस अलाउंस को भी बेस मान रहा है, वो ऐड कर रहा है, फिर उस पर पीएफ यानी रिटायरमेंट बेनिफिट्स की कैलकुलेशन कर रहा है। तो माना जाता है डीएनएस अलाउंस आपकी सैलरी का बेस पार्ट है कैलकुलेशन करते समय इनकम टैक्स में। वैसे डीएनएस अलाउंस जितना भी मिल रहा है तो फुली टैक्सेबल है, पर रिटायरमेंट बेनिफिट की कैलकुलेशन में अगर ये ऐड होता है तो कहा जाता है डी कंडीशनल है। अगर डी कंडीशनल है तभी आपको लेना है यहाँ पर, अगर डी कंडीशनल नहीं है तो छोड़ देना है। अब सर कैसे पता चलेगा डी कंडीशनल है, तो क्वेश्चन में 3 पॉइंट में से कोई भी नाम आ सकता है डी के लिए। एक तो कि डी जो मिलता होता है इंक्लूड होता है एज पर द इंक्लूडेड इन द बेनिफिट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, डी इज इंक्लूडेड इन द बेनिफिट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। क्वेश्चन ये भी बोल सकते हैं ये डी रिसीव हो रहा है अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो उसका मतलब भी वही है कि डी रिटायरमेंट बेनिफिट की कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जा रहा है अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और तीसरा पॉइंट आ सकता है फॉर्म पार्ट ऑफ सैलरी, जैसे यहाँ पे फॉर्म पार्ट है, मेन पार्ट है सैलरी का फॉर रिटायरमेंट कैलकुलेशन, FORM फॉर्म पार्ट ऑफ सैलरी। अगर इन तीनों में से कोई भी नाम लिखा आ जाए डीएनएस अलाउंस के साथ में तो माना जाएगा डी कंडीशनल है। पहला पॉइंट वापस सुन लें, एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपको एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो मिलता है, ये लिखा आएगा क्वेश्चन में साफ साफ, डी इज रिसीव एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस उसके अकॉर्डिंग मिलता है, तो माना जाएगा डी कंडीशनल है, वो रिटायरमेंट बेनिफिट की कैलकुलेशन में ऐड होता है। दूसरा लिखा आ जाएगा, साफ साफ लिखा आ जाएगा दूसरे पॉइंट में तो कि डी इज इंक्लूडेड फॉर द रिटायरमेंट बेनिफिट कैलकुलेशन, तब तो वो कंडीशनल हो गई। और अगर तीसरा भी पॉइंट भी आ सकता है फॉर्म पार्ट ऑफ सैलरी, सैलरी का मेन पार्ट है, अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ लिखी आ जाए तो डी कंडीशनल माना जाएगा। पहला है अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वो अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको रिसीव होता है। दूसरा है इट इज़ इंक्लूडेड फॉर द रिटायरमेंट बेनिफिट कैलकुलेशन, वो रिटायरमेंट बेनिफिट कैलकुलेशन में ऐड होता है। तीसरा फॉर्म पार्ट है ऑफ सैलरी का, या तो फॉर्म पार्ट है सैलरी का, तो कहा जाता है डी कंडीशनल है, और फिर वो आपको कैलकुलेशन में यूज़ करना है। अगर इन तीनों में से कोई भी लाइन नहीं आती तो डी को हटा दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट, अगर आपको फिक्स परसेंट से कमीशन मिलता है सेल पर, फिक्स परसेंट से मिलना चाहिए पर मंथ, कोई अमाउंट परसेंट होना चाहिए, जैसे जो सेल्समैन होते हैं उन्हें फिक्स परसेंट से मिलता है कि 2% जितनी भी सेल होगी 2% से मिलेगा, तो फिक्स परसेंट से कमीशन मिलता है उनसे, तो वो भी लिया जाएगा। इन तीनों का टोटल कहलाएगा सैलरी। HRA के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपने पढ़ा कि सैलरी का 40% लेना है, 50% लेना है, 10% लेना है, वो सब, तो सैलरी में एक तो बेसिक सैलरी आ जाएगी जो पे स्केल की मदद से कैलकुलेट होती है, एक डीएनएस अलाउंस आ जाएगा। डीएनएस अलाउंस तभी आएगा जब वो कंडीशनल होगा। कंडीशनल कब माना जाएगा डीएनएस अलाउंस को, अगर इन तीनों में से कोई भी एक लाइन लिखी आ जाएगी कि डीए अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको मिलता है, या फिर वो रिटायरमेंट बेनिफिट की कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है, या वो फॉर्म पार्ट ऑफ सैलरी, इन तीनों में से कोई भी एक लाइन लिखी आ जाए डीएनएस अलाउंस के लिए तो डी कंडीशन माना जाता है। अगर नहीं आता है तो आप छोड़ देंगे। और अगर आपको सेल पर फिक्स परसेंट से कमीशन मिलता है, कई एम्प्लॉय को सेल पे कमीशन मिलता है, जैसे हम मॉल घूमने जाते हैं तो वहाँ कपड़े खरीद रहे होते हैं, तो वहाँ पे एम्प्लॉय होते हैं, राइट, आप कपड़े चूज़ कर रहे होते हैं, फिर वो आपके पास आके पूछते हैं सर मे आई हेल्प यू, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ क्या, तो वो आपसे, जबकि सेल्फ सर्विस है वहाँ तो आप खुद चूज़ कर सकते हैं कपड़े, और काउंटर पे जाके कैश पेमेंट कर सकते हैं, फिर भी वो आपको हेल्प में मदद करते हैं, आपको चूज़ करवाने में आपकी हेल्प करते हैं, क्योंकि उन्हें एरिया बटा होता है कि भैया तुम्हारे इस सेक्शन से इतनी सेल होगी तो तुम्हें 2% कमीशन मिलेगा, तभी तो वो लालच में हेल्प करेगा। नहीं तो फिक्स सैलरी अगर आप उसे दोगे तो वो तो बुद्ध बन के खड़ा रहेगा, चुपचाप खड़ा रहेगा, उसे पता है मुझे सैलरी तो मिलनी है, चाहिए आदमी कपड़े खरीदे ना खरीदे, वो कोशिश करता है, ट्राई करता है कि सर आप ये ले लीजिए, ये स्कीम चल रही है, बताता है, क्योंकि उन्हें कमीशन मिलता है फिक्स परसेंट से, तभी तो वो कोशिश करते हैं। तो अगर फिक्स परसेंट से कमीशन मिल रहा है सेल का तो वो भी आपकी सैलरी का पार्ट माना जाएगा। इन तीनों का टोटल सैलरी माना जाएगा फॉर HRA कैलकुलेशन। एक तो बेसिक सैलरी प्लस DA कंडीशनल है तो लेंगे, और फिक्स परसेंट से कमीशन मिलता है तो आप यहाँ पे उसे यूज़ करेंगे। और अगर आप अदर सिटीज़ में रहते हैं, मेट्रो इन 4 शहरों के अलावा किसी और जगह रहते हैं, तो इन तीनों में से जो कम हो वो माफ़ करना है आपको। HRA एक्चुअल रिसीव, जो एक्चुअल में आपको रिसीव हुआ HRA हाउस रेंट अलाउंस, दूसरा फॉर्मूला सेम है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और 50 की जगह 40% हो जाएगा इस बार। अगर आप रेस्ट ऑफ इंडिया रहते हैं, 4 शहरों के अलावा दूसरी जगह रहते हैं, तो 40% ऑफ सैलरी फॉर द रेलेवेंट पीरियड यहाँ पर लिया जाएगा। क्लियर।
तो अभी इसको आगे करेंगे, अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, टाइम हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा सा पीछे का रिवाइज कर लेते हैं। मेरी बारी आ चुकी है। रिवीजन इसलिए ज़रूरी है कि आप बार बार सुनने से आपको याद हो जाता है। आप सैलरी वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, पहली बात तो मैं पूछ लेता हूँ क्वेश्चन आप, ताकि आपके माइंड में अपने आप रिवाइज हो जाए। ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है, GTI, फटाफट रिवाइज करिए। ग्रॉस टोटल इनकम, इनकम कमाने के बहुत से तरीके हैं, पर टैक्स वालों ने इनकम कमाने के तरीके को मेजरली 5 हेड्स में डिवाइड किया है। इनकम फ्रॉम सैलरी, जहाँ मालिक नौकर का संबंध है, वहाँ इनकम फ्रॉम सैलरी हेड लगेगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर आप मकान या शॉप अपनी ज़मीन किराए पे देते हैं तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, किसी भी तरह का बिजनेस या प्रोफेशन करते हैं तो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में टैक्सेबल होगा। अगर आप कोई कैपिटल एसेट बेचते हैं, अपनी लैंड, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, शेयर वगैरह, तो उसे आप इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हेड में टैक्स देंगे। और जो इन चारों हेड में नहीं हो रही कवर इनकम, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी, जैसे इंटरेस्ट मिला, लॉटरी खुल गई, एक्सेट्रा, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएंगे। तो इन पांचों हेड के टोटल को आप ग्रॉस टोटल इनकम बोलते हैं। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इन पांचों हेड के टोटल को बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। उस ग्रॉस टोटल इनकम में से टैक्स वाले आपको कुछ डिडक्शन देते हैं अंडर सेक्शन 80C से लेकर 80U, जो आप आगे पढ़ेंगे डिडक्शन वाले चैप्टर में, कि अगर आप यहाँ पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो हम आपको टैक्स में छूट देंगे। तो ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन घटाने के बाद अंडर सेक्शन 80C to 80U बोल लें या चैप्टर 6A बोल लें, डिडक्शन घटाने के बाद जो अमाउंट आता है उसे बोलते हैं आप टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम। इसे टोटल इनकम भी बोलते हैं और टैक्सेबल इनकम भी बोलते हैं, और इसी पे आपको टैक्स देना होता है। ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन घटाने के बाद जो अमाउंट आता है उसे टैक्सेबल इनकम या टोटल इनकम बोलते हैं, और इसी पर आपको इनकम टैक्स देना होता है। और जो टोटल इनकम है वो 10 के मल्टीपल में राउंड ऑफ की जाती है, आप पढ़ चुके हैं। यानी अगर मान लीजिए लास्ट में 5 रुपये उससे ज़्यादा आ रहा है तो वो हायर 10 के फिगर में कन्वर्ट हो जाएगी। मान लीजिए किसी की इनकम आ रही है 2,10,302 रुपये, तो ये 2 रुपये 5 रुपये से कम है तो हटा दी जाएंगे, यानी उसकी टोटल इनकम मान जाएगी 2,10,300 रुपये, 2,10,300। और अगर मान लीजिए 7 रुपीज़ होता 307, तो टोटल इनकम होती 2,10,310 रुपीज़। तो जो टोटल इनकम होती है, और टैक्स लायबिलिटी भी, जितना जो टैक्स भी बन रहा है अगर आपका, और जो टोटल इनकम है और जो टैक्स लायबिलिटी है वो 10 के मल्टीपल में राउंड ऑफ की जाती है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, कोई पॉइंट में आपको दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।